गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे our टॉपिक इज़ एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स। क्या होते हैं एस्थमेटिक ड्रग्स, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, तो आइए जानते हैं डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेफिनेशन, एस्थमेटिक इज chronic inflammatory disorder on airways the characterized by the increased responsiveness of the trachea bronchiolitis tree of the variety of the stimuli resulting in वाइडी स्प्रेड। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होता है हमारा कहाँ पे, जो ब्रंचुअल्स होते हैं, एल्बुलाई और ब्रंचुअल्स जो लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन की वजह से वो हल्के स्वेल कर जाते हैं और स्वेल करने के बाद आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, आपको हल्की सी कफिंग होती है। और उस कफ को और उस स्वेलिंग को हमको रिड्यूस करने के लिए हमें एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स देते हैं। तो वो कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, आइए हम लोग उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले क्या है एस्थमेटिक रियलिटी मीन्ट पेशेंट क्या होता है, तो जो कैरेक्टराइज है अस्थमा, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अस्थमा के। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, जो सांस का फंक्शन मैकेनिज्म हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। ब्रंचुअल हाइपर रिएक्टिविटी या हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या हाइपर सेंसिटिवनेस, वहाँ पे क्या होता है, हाइपर जो ब्रंचुअल्स होते हैं वहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्टिविटी हो जाता है। इसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉपर हो नहीं पाती है, कफ आने लगते हैं। रिवर्सिबल ईयरवे ऑब्स्ट्रक्ट, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपको नली दिख रही है ये हमारा ब्रंचुअल्स हैं। एल्बलाई के पास जो हमारे ब्रांचुअल्स होते हैं, ब्रांचुअल्स में एल्बलाई होते हैं प्रेजेंट, वहाँ पे हल्की इन्फ्लामेशन आ जाती है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा, 3 प्रकार के अस्थमा होते हैं। एक एक्सटेंसिव होती है जिसे हमें एलर्जी कंडीशन भी बोलते हैं। इंटेंसिक होती है, इसको हम लोग आइडोस्मैटिक्स या नॉन एट्रोपिक अस्थमा भी बोलते हैं। अस्थमा एंड मिक्स, एक दोनों होते हैं, इसमें दोनों चीज़ें हैं, इंटेंसिक एंड एक्सेंट्रिक। जो अस्थमा होता है वो मिक्स टाइप का भी होता है। क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे इसमें जो इमीडिएट है और लेट है, 2 फेज़ होते हैं। एक इमीडिएट फेज़ होता है, एक लेट फेज़ होता है। इमीडिएट फेज़ में क्या होता है कि वो एकदम हो गया, आपको होने के बाद उसकी पैथोफिजियोलॉजी इसकी कैसी होगी, सडन होगी, एकदम होगा और एकदम वो चला भी जाएगा। बट लेट में क्या होगा, जो आपके मेडिकेटर्स हैं वो ओपन रहेंगे और इसमें जो आपका ईसोफेगस है वहाँ पे हल्की स्वेलिंग भी आ जाएगी। दूसरा ब्रांचुअल और अस्थमा में क्या होता है, वहाँ पे बराबर स्वेलिंग रहती है, उसको हम मेडिकेशंस के द्वारा ठीक करते हैं। दूसरा जो इसमें अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे एपिथेलियल जो डैमेज होता है, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। किसके कारण, वो एयरवेज इन्फ्लामेशन हो जाती है एंड एयरवेज हाइपर रिएक्शन हो जाते हैं एंड ब्रांचुअल्स ब्रीजिंग कफिंग होने लगती है। धीरे धीरे आपको बहुत धीमी कफ होती है, जैसे ऐसे इस टाइप में खांसी होती है आपकी। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कैसे आपको दिखता है, उसका साइज शेप कैसा होता है, वो हम लोग टेस्ट के द्वारा भी जान सकते हैं और हम लोग मॉर्फोलॉजी अपनी आँखों से भी उसको देख सकते हैं। द म्यूकस प्लग्स कंटेन्स इज नॉर्मल एंड degenerated respiratory epithelial formation to a strip called cushion। सबसे पहले जो हमारा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है, अगर अस्थमा की कंडीशन है तो हम लोग स्पूटम चेक कराते हैं। स्पूटम मतलब कफ, मॉर्निंग का कफ होना है और उसको हम लोग लेते हैं, इसमें इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, साइज एंड शेप देखते हैं, कितनी कंडीशन में वो क्रोनिक है या सिंपल है। तो स्पूटम यूजली कंटेन न्यूमेरिकस स्नोफिल्स एंड डैमेज शेप्ड क्रिस्टल ड्रॉइड। अब जो हम लोग स्पूटम देखते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ब्लड आ रहा है, उसमें क्या स्नोफिल्स उसमें प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। अगर इसमें स्नोफिल्स प्रेजेंट हैं तो कितनी मात्रा में है, क्योंकि स्नोफिल्स की कम और ज़्यादा की वजह से ही हमको कफिंग होती है, अस्थमेटिक पेशेंट के लिए दिक्कत होती है। थर्ड है एयरवेज रिमोडिंग। कुछ सिम्टम्स हैं
जैसे अर्लियस्ट वार्निंग सिम्टम्स हैं एंड अस्थमेटिक एपिसोडिक्स। वार्निंग सिम्टम्स वो होते हैं कि मतलब आपको एकदम दिखेंगे और वो चले जाएंगे, जैसे ब्रीदिंग चेंज, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, चेंज हो जाएगा, स्नीचिंग हो जाएगी, रनी, नाक बहने लगेगी, स्टफी नोजेस, कफिंग होने लगेगी धीमे धीमे, चेन एंड थ्रोट्स इचिंग। चेन मतलब चुड्डी में हल्की सी खुजली होगी, इचिंग होगी, थ्रोट्स में हल्की हल्की खुजली होगी, एंड फीलिंग टायर्ड, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दम घुट रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। डार्क सर्कल्स अंडर आइज थ्रू स्लीपिंग, क्योंकि इसमें स्लीप कम आती है, क्योंकि ब्रीदिंग होती रहती है और कफ आता रहता है, खांसी आती रहती है, तो आँख के नीचे आप सो नहीं पाओगे प्रॉपर, तो आँख के नीचे हल्का सा डार्कनेस रहता है। अस्थमेटिक पेशेंट्स में क्या होता है, अस्थमेटिक एपिसोडिक सिम्टम्स में क्या होता है, हमेशा ब्रीजिंग, खांसी आती रहती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उनकी जो ब्रीथ है वो शॉर्ट हो जाती है बार बार, और बहुत तेज़ हाइपर कंडीशन में रहते हैं वो हमेशा, क्योंकि ब्रीदिंग ज़्यादा तेज़ लेते हैं। एंड टाइटनेस इन द चेस्ट, जो उनका चेस्ट है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो ब्रीदिंग जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। सीवियर अस्थमा पेशेंट सिम्टम्स, इनमें जो सीवियर्स हैं वो उनमें क्या होगा, पर्सनल सीवियर्स, कफिंग, ब्रीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड टाइटनेस इन द चेस्ट, डिफ़िकल्टी टेकिंग ऑफ द कंसंट्रेशन, वॉकिंग, कॉजिंग। अब इसमें जो सीवियर अस्थमेटिक, जो एपिसोडिक अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, इसमें क्या होता है, ये तो सारी बीमारियां होती हैं, उसके साथ में जब वो चलेगा तो उसकी सांस फूलने लगेगी, मतलब उसकी जो ब्रीथ है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, टहलते टाइम, चलते टाइम, वो दौड़ तो सकता ही नहीं वो। ब्रीदिंग में भी स्लो एंड फास्ट एंड स्लोअर देन यूजली नसल, फेयरिंग, रेक्टिकेशंस एंड क्रेनोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें जब वो चलेगा तो उसकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, और यूजली स्लो, जो नॉर्मल है उससे बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, इसीलिए इसको एपिसोडिक अस्थमा भी बोलते हैं। क्या डायग्नोसिस है इसके, डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा की बेस्ड ऑन बहुत सारी चीज़ें हैं, कि पेशेंट आता है तो हम उसकी पहले हिस्ट्री देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, एंड सपोर्टिव डायग्नोस्टिक टेस्ट भी उसमें लिखते हैं, तो उस हिसाब से हम उसको डील करते हैं, उसको बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, अगर प्रॉब्लम है उसकी तो रेस्पिरेटरी मीटर, मेक द मीटर, मिथाइल कोलिन चैलेंजेस टेस्ट आता है, इससे हम लोग वो देख सकते हैं इसका फिजिकल हिस्ट्री एंड सपोर्टिव जो टेस्ट होते हैं उसमें हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं। एलर्जी टेस्ट है कि किसी चीज़ से उसको एलर्जी प्रॉपर है और उसको खांसी आ रही है तो उसका भी टेस्ट आता है, उसका भी कर सकते हैं। चेस्ट का एक्सरे भी है कि चेस्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट है, कितना रिलैक्स है, हम चेस्ट एक्सरे से भी देख सकते हैं अपने चेस्ट के। अप्रोचेस ऑफ ट्रीटमेंट, कौन कौन से अप्रोचेस हैं हम लोग, जो मेडिसिन हैं हम लोग कौन कौन सी ले सकते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ एजी एंड एवी रिएक्शन, सेकेंड इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आईजी, ये इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, एंटीबॉडीज इनके खिलाफ बनती हैं। तो ओमला जेबोल्स, ये मतलब टैबलेट्स होती हैं, एक साल्ट्स हैं, तो इसमें ये क्या करते हैं, हमारे अस्थमा में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये भी हम जब देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अगर कोई इन्फेक्शन अंदर है लंग्स में तो उसको वो, क्योंकि स्टेरॉइड है ये, तो स्टेरॉइड क्या करेगा, उसको किल कर देगा, वायरस बैक्टीरिया जो भी है। प्रिवेंट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकेशंस, मसल स्टेबलाइजर, जो हमारी मसल है उसको स्टेबलाइज करेगा, उसको आगे प्रमोट करेगा। जब मसल अगर डीएक्टिवेट है तो जो एंटीजेंस हैं उनकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी, तो जब वो बढ़ेगी तो क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। एंटागोनिस्ट और रिलेटेड मेडिसिन्स जैसे लिकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट, बहुत सारी चीज़ें और ईटीसी होते हैं, जैसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, सिम्पैथेटोमिमेटिक्स ड्रग्स होती हैं, मिथाइल हेक्सिथिन्स ड्रग्स होती हैं, ये सारी ड्रग्स हैं, इनके ट्रीटमेंट है ये। एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिपेंड ऑन द एस्थमेटिक पेशेंट इज ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स एंड एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, ये हमारे क्लासिफिकेशन है ड्रग्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें B2 सिम्पैथोमिमेटिक्स, इसमें साल्बुटामोल हम लोग यूज़ करते हैं,
अगर ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ब्रोंकोडायलेटर्स, अगर आपका ब्रंचुअल्स जो एल्वलाई ब्रंचुअल्स है वो डायलेट हैं, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट भी होना ज़रूरी है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट नहीं होंगे तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग कॉन्स्ट्रक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डायलेटर्स के लिए यूज़ करते हैं साल्बुटामोल। जो साल्बुटामोल क्या कहता है, हमारा जो ब्रीथ होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको रिलैक्स करने का काम करता है। डायलेटर्स हैं ये, जितने भी हैं ये डायलेटर्स, टर्बुटामोल्स, साल्बुटामोल, मिथाइक्सोहेक्सेन्स, थियोफाइलिन्स, ये सब हमारे डायलेटर्स एज ए यूज़ होते हैं इसमें अस्थमा में। कौन सा अस्थमा, ब्रोंचोडायलेटर्स अस्थमा। वैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स ये तो दोनों में होगा, कॉमन है। अभी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है, जब स्वेलिंग आ जाती है एल्वलाई और ब्रोंचुअल्स में तो हम लोग इसको लेते हैं, और ये साथ में चलते हैं, इनहलेशन भी होते हैं। वेक्लोमीथासोन एंटीबायोटिक है तो ये साथ में चलेंगे। फ्लूटोकोर्टिसोन सिस्टम, हाइड्रोकोर्टिसोन्स, ये प्रेडिनिसोलोन्स, ये सब हमारे स्टेरॉइड हैं, एज ए काम करेंगे, एंटी हीमोग्लोबिन्स। अब इसमें एक मैंने ड्रग ली है क्लोरफेरामाइन। क्लोरफेरामाइन का हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, क्या इसमें हम लोग देखेंगे। इट है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, मतलब होता वही है, एंटी हिस्टामिनिक या एंटी एस्थमेटिक ड्रग होती है, वही सारी चीज़ें। तो इसमें क्या होगा, इस कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक कंडीशन, ये लोग मैंने बताया था आपको, एलर्जिक कंडीशन भी हो जाती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा, इनहिबिट द फ्लैग इचिंग एंड ट्विचिंग, रिलैक्स स्मूथ मसल्स एंड वेरियस ऑर्गन्स, रिड्यूस एडुमा बाय सपोर्टिंग कैपिलरीज परमेबिलिटी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, कॉम्पिटिटिव प्रोसीजर रिलीव ब्लॉकेज ऑफ H1 हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स। ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इसमें क्या होगा, ये GIT से एब्जॉर्ब हो जाएगा और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग इससे ले सकते हैं और मेटाबोलाइज होगा इनका लीवर में। इंटर इंडिकेशन या इंट्रा एक्शंस क्या होगा, पोटेंशियल एक्शन ऑफ द CNS डिप्रेसेंट, डोज इसकी होगी 2 to 4 mg पर ओरल पर डे। एडवर्स इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिजीनेस ऑफ स्मूथ मसल्स। यूजेस क्या होंगे, कॉमन कोल्ड, एलर्जी कंडीशंस, इसमें भी ब्रीजिंग होने लगती है। कैसे हम लोग इसको लेते हैं, जैसे साल्बुटामोल हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, टर्बुटामिलिन होते हैं वो यूज। हाउ MDI जो हम लोग टेक्नोलॉजी आई है, MDI टेक्नोलॉजी वर्क, वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे एरोसॉल्स पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ड्रग, और वो हम लोग जैसे प्रेशर करते हैं तो एरोसॉल के साथ में वो ड्रग साल्बुटामोल अंदर हमारे एयरवे में पहुंच जाती है, क्योंकि बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ये देख रहे हैं आप, स्मॉल पार्टिकल्स, इसको पंप करते हैं तो सीधे हमारे एयर ट्रैक में जाते हैं। ये लार्ज पार्टिकल्स आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं और वो नासल या फिर हमारे बिंड पाइप में आगे पहुंच जाते हैं। मेन जो इसका कंक्लूजन होगा, तो अस्थमा क्यूरेबल डिसीज़ है, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योरेबल है, सही हो सकती है। सो इट इज़ नीड टू टेक प्रॉपर मेडिकेशन हो तो इसका पॉसिबल है, एंड देयर इज़ अ नीड ऑफ फॉलो टू मेडिकेशन थेरेपी सिस्टमेटिकली। इसका जो मेडिकेशन सिस्टमेटिकली चले तो ये क्योरेबल है अस्थमा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।